हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अपना प्रतिरोधों का संयोजन चल रहा था। तो पिछले लेक्चर में हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में बच्चों इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा बच्चों? अगर जैसे मान लीजिए मैं कोई दो पॉइंट है ए और बी। अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे एक प्रतिरोध है ये, अगर इस प्रतिरोध का पहला सिरा ए पॉइंट से और दूसरा सिरा मैंने बी पॉइंट से, इसी तरीके से एक प्रतिरोध मान लीजिए, चलो ये पॉइंट है, ये है ना, ये थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, और इसी पॉइंट के बीच में मैंने दो प्रतिरोध और जोड़े। इसका पहला सिरा पॉइंट ए पर, दूसरा सिरा पॉइंट बी पर। इसी तरीके से बच्चों मैंने एक प्रतिरोध और जोड़ा, ठीक है, जिसका पहला सिरा पॉइंट ए पर और दूसरा सिरा पॉइंट बी पर। अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इस तरीके से प्रतिरोध जोड़ता हूँ, है ना, कि सभी प्रतिरोधों के एक जैसे सिरे पॉइंट वन ए पर और दूसरे सिरे पॉइंट बी पर हो, तो इस प्रकार के संयोजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ तीन प्रतिरोध है मेरे पास, R1, R2 और R3। ये तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य कैसे जुड़े हुए बच्चों? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब मुझे इस संयोजन की तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना बच्चों। ठीक है, सॉरी, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मैं क्या करता हूं, एक वी विभवांतर की एक बैटरी जोड़ देता हूं। ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मैंने क्या किया, एक वी विभवांतर की बैटरी मैंने बच्चों जोड़ दी। ठीक है, ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव। तो विभवांतर की बैटरी का मतलब ये है कि इस सिरे और इस सिरे के मध्य जो विभवांतर है वो कितना होगा? वी होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस सिरे का विभव वी है, तो इस सिरे का विभव कितना होगा बच्चों? जीरो, क्योंकि विभवांतर वी है, मतलब विभव में अंतर, ए और बी के विभव में अंतर। मैं कह रहा हूँ अगर ए का विभव वी है तो बी का विभव क्या होगा? जीरो होगा, तभी तो बी माइनस जीरो वी होगा। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं कहूँगा देखो ये समांतर क्रम में क्या होता है? अलग, ठीक है, अलग अलग लाइन में, अगर प्रतिरोध अलग अलग लाइन में ए और बी के बीच में, तो समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, आप जानती भी हो, ऐसा आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रतिरोध आर के स्रोत के मध्य विभवांतर क्या है, तो आप कहेंगे जो प्रतिरोध R1 है, इस आर ये R1 किन दो पॉइंट के बीच में? ए के और बी के बीच में है। तो ए सिरे, क्योंकि इसका एक सिरा ए पर है, दूसरा बी पर है, तो इस प्रतिरोध R1 के स्रोत के मध्य विभवांतर क्या होगा बच्चों? वी माइनस जीरो वी। अगर मैं आपसे प्रतिरोध R2 के स्रोत के मध्य विभवांतर क्या है, तो आप वही बात कहोगे कि प्रतिरोध R2 का भी एक सिरा ए पर और दूसरा सिरा बी पर है, तो इन दो स्रोत के मध्य विभवांतर क्या होगा? वी माइनस जीरो वी। इस तरीके से प्रतिरोध R3 की अगर मैं बात करूं, तो प्रतिरोध R3 के स्रोत के मध्य विभवांतर क्या है? वही बच्चे जो वी माइनस जीरो वी। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 तीनों के स्रोत के मध्य विभवांतर कितना बच्चों? वी है, आपको दिख रहा है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों? प्रत्येक प्रतिरोध के स्रोत के मध्य विभवांतर क्या होता है? एक समान। ठीक है, तो आप देख रहे हो R1, R2 और R3 के स्रोत के मध्य विभवांतर कितना है? v माइनस जीरो वी है। ठीक, विभवांतर एक समान होता है। क्लियर? अब देखो, जैसे मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा, मैं कह रहा हूं धारा प्रवाहित होगी अधिक विभव से कम विभव की ओर, तो यहाँ से बैटरी की पॉजिटिव धारा चली। जब ये धारा यहाँ पर आएगी तो ये धारा तीन भागों में बट जाएगी, क्योंकि इधर तीन शाखाएं बनी हुई है। तो मैं कह रहा हूँ इस शाखा में कितनी धारा जा रही है बच्चों? I1। इस वाली शाखा में कितनी धारा जा रही है आपकी? I2। और इस वाली शाखा में कितनी धारा जा रही है आपकी? I3। ठीक है, I1 धारा इस शाखा में, I2 धारा इस शाखा में और I3 धारा आपकी इस शाखा में। तो I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, I3 इधर से आई, तीनों मिल गई। और मिलने के बाद बच्चों इसमें भी कितनी धारा जाएगी? I1, I2 और I3। क्लियर बच्चों? तो अब आपसे कहा जाए, और यहाँ पर मैं
कि जो देखो अब मुझे इसका संयोजन निकालना, तो संयोजन कैसे निकालते हैं बच्चों, जो अलग अलग है उसका मान निकालो। तो यहाँ पर मैं I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता ओम का नियम क्या करता है। तो ओम के नियम से अगर बच्चों मैं ओम का नियम लगाऊं, तो ओम के नियम से क्या आएगा, देखो ओम के नियम से आपको क्या आएगा, I1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए और धारा क्या होती है, विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो देखो ए और बी के मध्य, R1 के मध्य विभवांतर कितना, V, क्योंकि विभवांतर आपको बता कि श्रेणी क्रम में क्या चीज समान होती है, सॉरी समांतर क्रम में विभवांतर का मान एक समान होता है, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो I1 कितना होगा, V डिवाइड बाई R1। इसी तरीके से अगर मैं I2 का मान निकालूं, तो I2 क्या होगा बच्चों, I2 मतलब इसमें प्रवाहित धारा, तो इस प्रतिरोध के स्रोत के मध्य विभवांतर भी कितना है, V है, और प्रतिरोध कितना, R2, तो विभवांतर, ठीक है, I2 क्या होगी, V बाई R2। अगर मैं R3 में प्रवाहित धारा I3 की वैल्यू निकालूं, तो ये भी क्या होगा बच्चों, इस तरीके से विभवांतर कितना, V, क्योंकि विभवांतर एक समान होता है समांतर क्रम में, और प्रतिरोध कितना होगा, R3। तो बच्चों ये I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया। तो आपको सबको एक चीज ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में क्या चीज समान होती है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान एक समान होता है। I1 V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं, अगर मैं इन तीनों को हटा दूं और इन तीनों की जगह मैं एक प्रतिरोध जोड़ू, जैसे मैंने क्या किया, ये सिरा हमारा A है, ये सिरा हमारा B है, तो मैंने सिरे A और B के मध्य इन तीनों को हटा दिया, इन तीनों को हटा के मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया RP। अब ये अकेला प्रतिरोध भी वही काम कर रहा है जो तीनों मिलकर कर रहे हैं। बच्चों ये तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ये जो तीनों प्रतिरोध है R1, R2 और R3, ये तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर विभवांतर की बैटरी से I धारा प्रवाहित कराने का काम कर रहे हैं। अगर मैं इन तीनों प्रतिरोधों को हटाऊं और इन तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध जोड़ दूं RP, और ये अकेला भी वही काम करे जो ये तीनों मिल कर रहे हैं, तीनों मिलके विभवांतर की बैटरी से I धारा प्रवाहित करा रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को हटा के एक प्रतिरोध जोड़ दूं ये वाला, और ये भी वही काम करे जो तीन मिल कर रहे हैं, ये क्या होगा, ठीक है, क्या करे, विभवांतर की बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित कराएं, विभवांतर की बैटरी से बच्चों कितनी धारा प्रवाहित कराएं, I धारा। तो ये अकेला भी क्या हुआ, ठीक है, तो ये तीनों क्या हुए, एक तुल्य हुए। तो अब यहां से, ठीक है, इन तीनों की जगह मैंने एक लगा दिया, तो ये अकेला वही काम कर रहा है जो तीनों कर रहे हैं, तो ये अकेला इन तीनों के तुल्य हुआ, ठीक है। अब यहां पर ये वही सिरा A और B, अगर मैं यहां पर ओम का नियम लगाऊं, तो यहां पर ओम के नियम से क्या है बच्चों, ओम के नियम से, तो यहां पर ओम के नियम से हम क्या बोलेंगे कि जो I है, I इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइड बाई RP। क्लियर, I की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइड बाई RP आएगी बच्चों। अब रख देते हैं हम वैल्यू, I की वैल्यू रख देते हैं। अब हमें पता कि एज, जैसे कि हम जानते हैं सब कि एज जो I है, I इक्वल टू किसके हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बच्चों। तो यहां रख देते हैं हम, I की जगह I1 कितना आपका, V बाई R1, I2 क्या है आपका, V बाई R2, और I3 क्या है बच्चों आपका, V बाई R3, ठीक है। आप देख रहे हो I1, I2 और I3 की वैल्यू ये आई थी, और I की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी, V बाई RP। तो I की जगह मैं V बाई RP लिख देता हूं, V बाई RP। तो यहां से V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्लियर बच्चों, V आपका 1 बाई RP, यहाँ से V आपको कॉमन होगा, तो इसलिए V कॉमन लेने पर V से V कैंसिल हो जाएगा, जो इधर से V कॉमन आएगा वो इस V से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरीके से आप समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया आपका समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का बच्चों, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बच्चों, और समांतर क्रम का ये होता है। तो जस्ट संधारित्र में जो फॉर्मूला कराए थे उनका जस्ट उल्टा है,
ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आपको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला पता है बच्चों। ठीक है, तो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बच्चों प्रतिरोधकता। अभी इनके न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे सारा कुछ। ठीक है, प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता क्या बच्चों? ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रतिरोधकता को हम इंग्लिश में बच्चों रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों? जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो, अगर मैं बात करूं किसी चालक का जो प्रतिरोध है आर इक्वल टू, वो क्या होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस समीकरण से दिया जाता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी चालक का प्रतिरोध बराबर आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। इससे पहले हमने प्रूव भी किया था कि ओम का नियम प्रूव कीजिए या ये इक्वेशन आप सिद्ध कीजिए, तो ये मैंने प्रूव की। तो बच्चों यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है आर, ये किस पे निर्भर कर रहा है, एक तो लंबाई पे निर्भर कर रहा है, चालक की लंबाई कितनी है, एक अनुप्रस्थ काट ए पर भी निर्भर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं प्रतिरोधकता को डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि यह पाया गया कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध ब्रैकेट में कैपिटल आर, पहला पॉइंट, चालक की लंबाई ब्रैकेट में स्मॉल एल, सेकंड के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, मैं इन सब चीजें डिस्कस कर चुका था, तो हम कह सकते हैं कि आर समानुपाती एल, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, जितना लंबा चालक तार होगा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा। देखो वैसे भी आप देख लो कि प्रतिरोध का मतलब क्या, रुकावट। अगर चालक तार लंबा होगा, जैसे चालक तार ये लंबा है, अगर, ठीक है, तो यहां से यहां तक आवेश को प्रवाह करने में रुकावट ज्यादा रुकावट आएंगी, क्योंकि यहां से यहां तक दुनिया भर के आयन होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन को टकराते हुए चलना है, समझो। तो बड़ा चालक बड़ी रुकावट होगी, छोटा चालक छोटी रुकावट, तो रुकावट को तो प्रतिरोध बोलते हैं। तो जितना लंबा चालक तार होगा उतनी ही रुकावट क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, है ना। तो चालक तार का प्रतिरोध एक तो लंबाई पर निर्भर करता है, तो आर समानुपाती एल, ये हम जानते हैं। सेकंड बच्चों, ठीक है, सेकंड पॉइंट किस पर निर्भर, चालक तार की लंबाई के समानुपाती है। दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट ब्रैकेट में कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है, लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। हम कह सकते हैं आर समानुपाती किसके बच्चों, 1/a के। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, अगर हम 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो किससे समानुपाती है, एल के समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट ए के व्युत्क्रमानुपाती, आर समानुपाती एल अपॉन ए। क्लियर बच्चों, यहां से हम समानुपाती को हटाएंगे कुछ, ठीक है, एक नियतांक लगाएंगे, आर इक्वल टू समानुपाती नियतांक रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किस दिया जाएगा, आर इक्वल टू क्या आ गया, रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहां पर जो रो है, रो क्या आपका, तो यहां पर रो एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, इन दो इक्वेशन को कंबाइन किया, एल के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। वैसे भी देख लो बेटा, अनुप्रस्थ काट का मतलब है मोटाई। ठीक है, अब वैसे देखो अगर रास्ता छोटा होगा तो चलना, मतलब रास्ता ज्यादा चौड़ा नहीं होगा तो चलना, तो रुकावट क्या आएंगी, ज्यादा होगी। और रास्ता जितना चौड़ा होगा
चलना क्या होगा उतना ही आसान होगा, रुकावट कम होगी। तो मतलब अनुप्रस्थ काट क्या होगा, व्युत्क्रम समानुपाती, इसके समानुपाती, कंबाइंड किया दोनों को, दोनों कंबाइंड करने आ गया। यहाँ पे रो क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की बच्चों क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये रो ही है जिसे हम क्या कहते हैं, किसी चालक की क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिरोधकता है यहां से। ठीक है, तो अब हमें इसी प्रतिरोधकता को बताना है। ठीक है, तो बच्चों इस फॉर्मूले में तो प्रतिरोधकता क्या आ गई, तो आप देखो आर इक्वल टू क्या आपका आया, आर इक्वल टू आपका आया रो एल अपॉन ए। तो रो इक्वल टू क्या आ गया आपका, आर ए अपॉन एल, और इसी रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें यही प्रतिरोधकता डिफाइन करनी है। तो बच्चों अगर मैं ये कहूं, अगर मैं प्रतिरोधकता की परिभाषा दूं, तो मैं कहूं यदि ऐसा हो, यदि L इक्वल टू 1 मीटर हो और A इक्वल 1 मीटर स्क्वायर हो, मतलब किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो और चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, एल की वैल्यू 1 मीटर हो, ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो, तो बच्चों रो की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू आप क्या बोलोगे, आर, ए की जगह क्या ले लिया आपने 1 और एल की जगह क्या ले लिया बच्चों आपने 1। ठीक है, सो रो इक्वल टू क्या आएगा आपका, कैपिटल आर। ठीक है, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके इक्वल होगी, प्रतिरोध के तुल्य होगी। कब होगी, किसी चालक की प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगी जिसकी लंबाई कितनी हो बच्चों, 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो आप प्रतिरोधकता की परिभाषा में क्या ले सकते हो, आप लिख सकते हो किसी चालक की प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के तुल्य होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, या ऐसे कहो एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही चालक की प्रतिरोधकता के तुल्य होता है। बच्चों इसका एक डेफिनेशन और बना सकते हो आप इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये मैं एक घन टाइप का एक चालक लेता हूं। ठीक है, ये कोई चालक है जो किस टाइप का है, घन टाइप का है। ठीक है, इस तरीके से, और ये जो घन है इसके घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 1 1 1। ठीक है, इसकी लंबाई भी 1, चौड़ाई भी कितनी आपकी 1, और ये ऊंचाई भी कितनी बच्चों आपकी 1। ठीक है, लंबाई भी 1, चौड़ाई 1 और ऊंचाई भी 1 है आपकी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस घन का लंबाई कितनी है, तो इस घन की लंबाई 1 है, इस घन का अनुप्रस्थ काट कितना है। अब अनुप्रस्थ काट मतलब क्या है, ये वाला क्षेत्रफल, ये तो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला क्षेत्रफल। तो बच्चों ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, अनुप्रस्थ काट का ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए कितना होगा बच्चों, 1 × 1, तो कितना आ गया 1 स्क्वायर। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1 × 1, तो ये कितना आ गया 1 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो मतलब 1 आ गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना आ गया, एक वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 ही आ गई। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो एकांक भुजा वाले इस घन की भुजा की लंबाई कितनी, एक, एकांक भुजा वाले घन का प्रतिरोध ही, एकांक भुजा वाले घन का प्रतिरोध ही किसके तुल्य होता बच्चों, प्रतिरोधकता के तुल्य होता है। आप इस तरह बोल सकते हो एकांक भुजा वाले घन का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता के तुल्य होता है। ठीक है, तो यहां तक की सभी चीजें आप देखो बच्चों ध्यान से। अब इसके बाद हम करते प्रतिरोधकता की परिभाषा हो गई, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा बच्चों, ठीक है, अगर प्रतिरोधकता के मात्रक की बात करूं तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, आप देखो अब आर का फॉर्मूला क्या था आपका, आर का फॉर्मूला था रो
एल अपॉन ए, और यहाँ पर जो रो है इसे ही तो बोलते हैं प्रतिरोधकता हम। तो रो इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपका आर ए डिवाइड बाई एल। तो अगर मैं प्रतिरोधकता के मात्रा की बात करूं, रो इक्वल टू आर की वैल्यू की, अब देखो आर, आर क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा क्या बच्चों ओम, ये ओम का सिंबल है। ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा क्या हुआ मीटर स्क्वायर, और एल क्या लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या हुआ मीटर, मीटर ने मीटर को मार दिया तो इसका मात्रा क्या हो गया ओम मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रा वो क्या बच्चों ओम मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं, प्रतिरोधकता की विमा, बच्चों इसकी विमा निकालनी है, तो अब आपको बता कि आर का फॉर्मूला, आपको क्या फॉर्मूला जाना है, प्रतिरोध होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो इक्वल टू क्या हो गया आपका आर ए डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब विमा की बात करते हैं। तो बेटा आर की विमा कैसे निकालोगे, प्रतिरोध की विमा, विमा कैसे निकालोगे? तो प्रतिरोध की विमा निकालने के लिए आपको देखो, विमा निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। और जैसे प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है आर बराबर वी बटे आई। ठीक है, और वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटे क्यू इंटू आई। तो अब आपको कार्य की विमा आपको बताना चाहिए, कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा होती है m1 और L2 T-2। ठीक है, कार्य की विमा हो गई m1 L2 T-2। क्यू क्या आवेश, क्यू क्या बच्चों आपका आवेश, और आवेश की विमा क्या होती है AT। ठीक है, और आई क्या ए, तो आई आपका ए। ठीक है, क्यू आपका आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है AT, आई आपका आई की विमा हो गई ए। तो आर प्रतिरोध की विमा क्या होगी बच्चों आपकी, तो अब देखो m1 L2, और जो t कितनी बार आएगा देखो -2 ऊपर है +1 नीचे, जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और आएगा ना, तो t की कुल कितनी पावर हो जाएगी -3, और a की बच्चों 1 ये और 1 ये, तो a की -2। तो ये हो गई आपकी किसकी विमा है, किस बच्चों प्रतिरोध की है। अभी हमने किसकी विमा निकाली है प्रतिरोध की, तो अब रख देते हैं यहाँ पे। तो प्रतिरोधता क्या जाएगी, तो प्रतिरोध की विमा कैसे निकाली आपने, ठीक है इस तरीके निकाल ली। तो रख दो प्रतिरोध की विमा क्या है m1L2T-3 a-2, आपने प्रतिरोध की निकाल ली। ए क्या बेटा, ए की विमा क्षेत्र की विमा क्या होगी L2, और इसकी क्या होगी L1। ठीक है, तो अब इसको आप देखना बस सॉल्व करना, तो इसकी विमा क्या आ गई देखो। अब इसमें m कितनी बार बच्चों, m तो 1 बार है, तो m की पावर तो 1 आ गई, m की घात 1 हो गई। l कितनी बार बच्चों देखो 2 और 2 4, और नीचे 1, तो 3 रह गए ना l की, तो l की क्या होगी आपकी 3। t की क्या होगी बच्चों, t की आपकी -3, और a की आपकी -2। तो इस तरीके से आप प्रतिरोधकता की विमा निकालोगे। ठीक है, ये प्रतिरोधकता होगी बच्चों आपकी। अब नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कूलिंग के अकॉर्डिंग, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो और एक चीज का आपके बार ध्यान रखना कि आप जो आईआईटी वाईआईटी जो कर रहे हो उसमें अब इस बार जो क्वेश्चन वो मेनली एनसीईआरटी या आपके स्कूलिंग के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अब अब वही पेपर तो लेट होगा अब आपका आईआईटी का, जैसे जनवरी वाला सेशन है वो हो सकता है मार्च तक जाके हो, जनवरी वाले सेशन का पेपर, और जो आपका अप्रैल वाला सेशन जो पेपर है उसका जुलाई अगस्त में हो। ठीक है, और इस बार क्योंकि पढ़ाई हो नहीं रही तो स्कूल चालू नहीं है, तो इसलिए सेशन को थोड़ा खिसकाया भी जाएगा या पेपर के अकॉर्डिंग तो। ठीक है, और सिलेबस भी कुछ कम किया जाएगा, तो इसलिए इस बार पेपर इजी बनाए जाएंगे। जैसे इस बार जो आपका ये सितंबर वाला वो आया था, इसमें भी आपके पेपर क्या आए थे इजी आए थे। तो आपकी ये तैयारी थोड़ी सी सही करोगे तो आपकी ये तैयारी बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि इस समय जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में बच्चे पढ़ नहीं रहे, अब बच्चे पढ़ नहीं रहे तो किसी का सिलेबस नहीं हो रहा, सभी परेशानी है, सभी परेशान है। तो इसलिए अब जो मेहनत कर जाएगा वो सफल हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। तो प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि किसी चालक की प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, तो आप सबको पता है कि जो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बच्चों R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो बच्चों रो इक्वल टू क्या आ गया R A अपॉन L। अब आप सोचो क्या प्रतिरोधकता प्रतिरोध पर निर्भर करेगी नहीं करेगी, तो आप बोलोगे सर करेगी, क्योंकि प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा प्रतिरोधकता भी उतनी ही ज्यादा होगी।
ए पे निर्भर करेगी नहीं करेगी? आप कहोगे सर करेगी, क्योंकि ए जितना ज्यादा होगा प्रतिरोधकता जितनी ज्यादा होगी, एल पे भी निर्भर करेगी। बच्चों ये गलत है, ध्यान रखना ये चीज। प्रतिरोधकता ए पर निर्भर नहीं करती, आर पर निर्भर नहीं करती, लंबाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, किसी चालक की प्रतिरोधकता, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना ये चीज, यहां से क्वेश्चन आता, बच्चे गड़बड़ी करते, बार बार कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। किसी चालक की प्रतिरोधकता ए, आर और एल पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इस फॉर्मूले, जब मैंने ये फॉर्मूला बनाया तो इस फॉर्मूले में मैंने रो को क्या नाम दिया था बच्चों? इस फॉर्मूले में मैंने रो को क्या नाम दिया था? रो के लिए लिखा था समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक। बच्चों इस फॉर्मूले में ये रो समानुपाती नियतांक है, और जिस फॉर्मूले में जो चीज समानुपाती नियतांक होती है इसका मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। तो इस फॉर्मूले में ये समानुपाती नियतांक, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, जो आर, एल और ए पर निर्भर नहीं करेगी। तो आप ध्यान रखना, तो आप इस चीज को लिख लेना, किसी चालक की, ये वर्डिंग लिख लेना आप जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर 6 स्टार लगाना ताकि आप कंफ्यूज नहीं जाओ, भूल जाओ। किसी चालक की प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती, अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती हैं। अब तो करती किस पर है? अब देखो कैसे करेंगे। तो आर का देखो एक फॉर्मूला आपके पास आर का ये बना, रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये आपको मान लीजिए इक्वेशन 1। और बच्चों एक फॉर्मूला प्रतिरोध का मैंने और भी निकाला था आपका, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। एक फॉर्मूला आपका ये भी है प्रतिरोधकता निकालने का, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो देखो आर का ये फॉर्मूला, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, थोड़ा सजा के लिखूं तो आर इक्वल टू क्या हो गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, और ये एल और ए, ये इक्वेशन मान लीजिए 2 आपकी। ठीक है, तो अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करता हूं, कंपेयरिंग करता हूं, तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों आप क्या बोलोगे? समीकरण 1 व 2 से अगर मैं तुलना करूं तो तुलना करने पर आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर अगर हम 2 और 1 को तुलना करें तो जो रो की वैल्यू है वो कितनी है? रो इक्वल टू कितना आपका, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये रो की वैल्यू है। अगर मैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करूंगा तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है कि जो रो की वैल्यू वो किसके इक्वल है? रो की वैल्यू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो के इक्वल बच्चों। तो ये रो का इस फॉर्मूले में रो समानुपाती नियतांक नहीं है, इस फॉर्म ये रो का फॉर्मूला है जिसमें रो समानुपाती नियतांक नहीं है। जैसे इस फॉर्मूले में आर समानुपाती नियतांक नहीं है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई में आर समानुपाती नियतांक है, उसी तरीके से इस फॉर्मूले में रो समानुपाती नियतांक नहीं है। तो रो किस किस पर डिपेंड करता है? एम पर, एन पर, ई पर और टो पर। बट एम क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, फिक्स है, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। ई क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश जो फिक्स है। तो दो चीज हो गई, एक तो एन और एक टो। एन क्या बेटा? तो प्रतिरोधकता आपकी 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक कौन सा? तो ध्यान हेडिंग बना लेना, प्रतिरोधकता के कारक कौन कौन से हो गए जिन पे प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है? तो पहला कारक हो गया वो कौन सा बच्चों? स्मॉल एन। अब ये स्मॉल एन क्या है बच्चों? इस फॉर्मूले में स्मॉल एन क्या? इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब आवेश घनत्व है इलेक्ट्रॉनों का। अब मतलब इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब आवेश घनत्व। इसका मतलब ये हुआ कि जो एन की वैल्यू है, ये लोहे के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग होंगे और कॉपर के इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। मतलब अलग अलग पदार्थ के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे बच्चों। ठीक है, अलग अलग पदार्थ के इकाई आयतन में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो एन की वैल्यू है वो किस पर निर्भर करेगी? हैं, ये तो लोहे के लिए अलग है, कॉपर के लिए इसकी वैल्यू अलग है, तांबे के लिए इसकी वैल्यू अलग है। मतलब अलग अलग पदार्थों के लिए एन की वैल्यू क्या है? अलग अलग। तो इसका मतलब इस एन की वैल्यू तो किस पर डिपेंड करेगी? पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर डिपेंड करेगी? पदार्थ की प्रकृति। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा? स्मॉल एन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसका मान? स्मॉल एन का मान। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहली बात तो बच्चों ये। ठीक है, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब अगर आप पदार्थ ही बदल रहे हो, देखो पदार्थ की लंबाई
एक ही पदार्थ हो, चाहे वो कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, कितना मोटा हो, कोई मतलब नहीं है, प्रतिरोधकता वही रहेगी। छोटा सा लोहा हो या बड़ा लोहा हो, प्रतिरोधकता वही रहेगी। प्रतिरोधकता, हाँ पदार्थ अलग अलग है, प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। ठीक है। और दूसरा बच्चों किस पर निर्भर करती है? टॉ। टॉ का मतलब होता है विश्रांति काल, और ये विश्रांति काल को प्रभावित करता है बच्चों तापमान। क्यों? तापमान कैसे करेगा, हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर तापीय ऊर्जा बढ़ेगी, तापीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो तेजी से चलेंगे, और तेजी से चलने पर वो क्या होंगे, जल्दी से टकराएंगे, और जल्दी से टकराएंगे तो टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इस चीज को कौन प्रभावित करता है? टॉ। टॉ मतलब विश्रांति काल को कौन प्रभावित करता है? तापमान। तो प्रतिरोधकता दो कारकों पर निर्भर करती है, तापमान और पदार्थ की प्रकृति। बच्चों आपको ये मेन ध्यान रखना, पदार्थ की प्रकृति। ठीक है। प्रतिरोधकता केवल तब ही बदलेगी जब पदार्थ ही बदल गया हो, बस ये ध्यान रखना। प्रतिरोधकता केवल तब ही बदलेगी जब पदार्थ ही बदल गया हो। अगर आपने पदार्थ को नहीं बदला है, पदार्थ आपका वही है, तो बच्चों प्रतिरोधकता किसी भी सूरत में बदल नहीं सकती, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लो। ठीक है। तो ये दो कारक है जिन पर किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। जिसमें एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए दो पदार्थ हैं, एक ये पदार्थ है कॉपर का, ठीक है, ये कॉपर का है, और एक पदार्थ ये बच्चों, ठीक, ये भी कॉपर का है। दोनों पदार्थ कॉपर की है, ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर। इसकी लंबाई बच्चों L है, और अनुप्रस्थ काट इसका 2a है। इसकी लंबाई 3L है, और अनुप्रस्थ काट a है बच्चों। ठीक है। और तो इसका प्रतिरोध R1 है, इसकी प्रतिरोधकता मैं कह रहा हूं ρ1 है, इसका प्रतिरोध बच्चों मैं कह रहा हूं R2 है, और प्रतिरोधकता इसकी ρ2 है। तो आपसे कहा गया बच्चों कि इन दोनों चालकों की प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, मतलब R1/R2 का अनुपात क्या होगा। क्लियर? एक तो आपको ये निकालना है, और दूसरा आपसे एक भी पूछा गया है कि एक तो R1/R2 का अनुपात क्या होगा, इसके प्रतिरोध और इसके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, और इनकी प्रतिरोधकता मैं कह रहा हूं इसकी प्रतिरोधकता ρ1 है, इसकी प्रतिरोधकता ρ2 है, तो ρ1 और ρ2 का अनुपात क्या होगा। बच्चों एक बार खुद ट्राई करो, सोचो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो मैं करता हूं इसे। अब एक चीज देखो, ये प्रतिरोधकता केवल किस पर निर्भर करती है, बस ताप को भूल जाओ, किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति। अगर पदार्थ अलग अलग प्रकार के हैं तो ही प्रतिरोधकता बदलेगी। अगर पदार्थ एक ही हैं, चाहे मोटाई कुछ भी हो, लंबाई कुछ भी हो, अगर एक ही मटेरियल के पदार्थ हैं तो उनकी मोटाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, उनकी प्रतिरोधकता नियत रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर ρ1/ρ2 की वैल्यू निकालू, तो इस पदार्थ की प्रतिरोधकता अगर मैं रो कह रहा हूं क्योंकि ये कॉपर का है और ये भी किसका, कॉपर का, तो जो प्रतिरोधकता इस वाले पदार्थ की होगी वही प्रतिरोधकता इस वाले पदार्थ की भी होगी। तो यहाँ पर ρ1/ρ2 कितना आएगा, ρ/ρ, और ρ/ρ का मतलब कितना हो गया, 1। तो हम कह सकते हैं इन पदार्थों जो प्रतिरोधकता है ρ1 और ρ2, इनका अनुपात कितना बच्चों, 1 है। ठीक है। तो ρ1/ρ2 का अनुपात कितना आपका, 1। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता तो क्या होगी, तो या 1/1 कह लो, तो इनकी प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, 1/1 या 1। ठीक है। अब हमें निकालना R1 और R2। अब देखो ये, हाँ प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती, बट प्रतिरोध लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता बच्चों। ठीक है। अगर मैं इसका R1 निकालू तो इसका R1 क्या हुआ, ρL और अपॉन ए कितना इसका बच्चों, 2a। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका बच्चों प्रतिरोध कितना, R2 कितना होगा, इसका L कितना आपका 3L अपॉन अनुप्रस्थ का कितना आपका a। तो अगर मैं यहां से R1/R2 की वैल्यू निकालूं कि R1/R2 की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों क्या होगी R1/R2 की वैल्यू, R1 कितना आपका ρL/2a डिवाइड बाई R2 वाले क्या होगी, ρ3L/a ये होगी। तो a ने a को मार दिया, ने रो को मार दिया, तो R1/R2 कितना है बच्चों, L ने L को
मार दिया तो ये कितना आएगा आपका, ठीक है। ये आपका आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्या रह गया आपका, केवल 1/2 और नीचे क्या रह गया आपका 3/1। तो ये आपका आ गया 1/6। तो R1 और R2 का जो अनुपात है वो कितना होगा, 1/6 होगा बच्चों। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमने प्रतिरोधक किन कारकों पर निर्भर करती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों अपना जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका ओम के नियम का सूक्ष्म रूप शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा है मेरे हिसाब से। जे इक्वल, हाँ प्रतियोगिता तो हो गई, चालकता के बारे में पढ़ लेते चलो, ठीक है। और कुछ इनके कटिंग पर आधारित क्वेश्चन आते हैं वो भी चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, जैसे चलो मैं चालकता के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा ना बच्चों। एक होती है चालकता, प्रतिरोधकता आपने पढ़ ली। एक होती है चालकता। चालकता को इंग्लिश में हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी। चालकता क्या होती है कि चालकता के बारे में कह सकते हैं प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ठीक है। चालकता क्या होती है, जब प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और बच्चों सिग्मा क्या होती है, सिग्मा आपकी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम चालकता कहते हैं। और ये क्या होती है, सिग्मा आपकी होती है 1/ρ, प्रतिरोधकता का उल्टा। अगर इसके मात्रक की बात करें हम, चालकता के मात्रक की, तो बच्चों मात्रक क्या होता है इसका, 1/ρ। रो क्या है, प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या, प्रतिरोधकता मात्रा ओम मीटर। तो हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब बच्चों जो ओम इनवर्स है, वैसे ओम को क्या लिखते हैं OHM। तो इसका उल्टा ओम इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा MHO, महो मीटर इनवर्स। और या सीमेन भी होता है, इसका क्या होता है, सीमेन मीटर इनवर्स भी होता है। ये इसका मात्रक है। थोड़ा सा ध्यान रखना छोटी मोटी चीजें भी, क्योंकि अब बोर्ड में आपका हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज पूछ ले जो जिनको आपको उम्मीद नहीं हो कि ये नहीं आ सकता, वो आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है आपका, ठीक है। क्योंकि पेपर इस बार ना तो ज़्यादा कठिन बनेंगे, और जो आप कंपटीशन एग्जाम IIT का पेपर हो वो भी इस बार टफ नहीं बनाया जाएगा, है ना। वो भी, उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये आप सब चीज़ें ध्यान रखना। तो बच्चों एक रिलेशन है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ठीक है। ओम के नियम का जो सूक्ष्म रूप है वो होता है बच्चों J = सिग्मा कैपिटल E, ठीक है। कभी कभी आपसे ये पूछा था, सिद्ध कीजिए कि J = सिग्मा कैपिटल E, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। या आपसे कहा जा सकता है कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ठीक है, इसे प्रूव कीजिए। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या है, J = सिग्मा कैपिटल E क्या, ये भी आप प्रूव कीजिए। तो बच्चों अब ओम के नियम का सूक्ष्म रूप J = सिग्मा कैपिटल E कैसे लिखेंगे, ये प्रूव करना हमें। तो करते हैं इसे हम। तो अब हमें पता है कि किसी चालक में किसी तार में प्रवाहित धारा क्या होती है, I = क्या रिलेशन होता है आपका, I = NEAVD, ठीक है। विद्युत धारा और अपवाह वेग में ये संबंध होता है, हम सब जानते हैं कि विद्युत धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध है, I = है NEAVD। और बच्चों VD क्या, VD आपका अपवाह वेग है, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं। अपवाह वेग फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल e कैपिटल E टॉ डिवाइड बाई m, ये अपवाह वेग का फॉर्मूला है। तो यहां से अगर हम बात करें तो I = NEAVD होता है, VD = आपका स्मॉल e कैपिटल E टॉ बाई m होता है। तो यहां से आपका I = NEAVD जगह क्या रख सकते हो बच्चों, आप VD जगह लिख सकते हो स्मॉल e कैपिटल E टॉ डिवाइड बाई m, ठीक है। अब देखो I/A को मैं इधर ले आता हूं, I/A इसको मैं इधर ले आया। अब यहाँ पे क्या आ गया, NE² टॉ,
यहाँ एम और ये कैपिटल ई। ठीक है बच्चों, ये रह गया आपका। अब देखो मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करता हूँ, जो ये ऊपर वाले टर्म है एम, इसमें जो ये एन ई स्क्वायर टॉ, इसको मैं अगर मैं नीचे लाऊं तो ये एम के नीचे लिखी जाएगी। भैया आपको पता है कि अगर इसमें एन ई स्क्वायर टॉ को क्या लाता हूँ, इस एन ई स्क्वायर टॉ को अगर मैं यहाँ से नीचे लाऊंगा तो ये इसके नीचे लिखी जाएगी। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं, देख लेना आप। तो आई अपॉन ए, बच्चों ये आई अपॉन ए क्या होता है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी से बोलते हैं ना, धारा घनत्व जे, ये जे होता है। तो जे इक्वल टू क्या आ गया आपका, कैपिटल ई डिवाइड बाई, बच्चों अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एम डिवाइड बाई, और एम के डिवाइड में क्या लिखूंगा, ये एन ई स्क्वायर टो, तो ये एन ई स्क्वायर टो मैं इसके डिवाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो जे की वैल्यू आई, जो धारा घनत्व का फॉर्मूला आया जे, ये जे कितना आया आपका, जे मेरा आया कितना, कैपिटल ई डिवाइड बाई एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, इसे क्या बोलते हैं हम, रो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ठीक है, ये एन ई स्क्वायर टो, इसको अगर मैं इसके नीचे लाऊं तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये तो आपकी ये क्या आपकी, ये आपको जानते हैं आपकी प्रतिरोधकता होती है, देख लो आप, प्रतिरोधकता तो होती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। यहाँ पे मैंने प्रतिरोधकता फॉर्मूला कराया हुआ आपको, ये आ रहा है, रो इक्वल टू क्या, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो ही तो है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो क्या बोलते हैं, प्रतियोगिता। तो यहाँ पर ये क्या होती है आपकी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो प्रतियोगिता होती है। तो बच्चों ये आपकी प्रतिरोधकता हो गई। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है वो क्या होती है आपकी, चालकता। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या, ठीक है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता सिग्मा। तो आप 1/रो के स्थान में क्या लिख सकते हो, सिग्मा। तो आप जब सिग्मा लिखोगे 1/रो हो जाएगा, तो ये सिग्मा, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ई, सिग्मा कैपिटल ई। तो ये आ गया बच्चों जे इक्वल टू क्या है आपका, सिग्मा कैपिटल ई, जिसे हम क्या बोलेंगे, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। जे इक्वल टू सिग्मा कैपिटल ई को हम क्या बोल लिखेंगे, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो इस तरीके से आपका ये भी प्रूफ हो गया, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या होता है, जे इक्वल टू सिग्मा कैपिटल ई बच्चों। ठीक है, तो ये आप थोड़ा डेरिवेशन ध्यान में रखना, ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखना अपने कि क्या फॉर्मूला होता है, ये धारा घनत्व और चालकता के मध्य संबंध है, या अपवावेग और विद्युत क्षेत्रता का संबंध है, सॉरी धारा घनत्व और सिग्मा के मध्य संबंध है, या ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी आप इसे कह सकते हो। अब बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन आया था चालक के काट पीठ पर। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि ये कोई चालक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है, अगर ये शब्द किया गया हो चालक तारों खींचकर या दबाकर, जो भी है ना, इस तरह पर, जैसे एक चालक तार है, इसकी लंबाई एल है, इसका अनुप्रस्थ काट ए है, और इसका प्रतिरोध आर है। ठीक है, अब इस चालक तार को खींचा गया, ये शब्द होना चाहिए, देखो अगर ये शब्द नहीं है, खींचकर नहीं किया गया, कोई दूसरा चालक तार है जब, तो बात अलग है। ये शब्द होना चाहिए कि अगर ये लिखा हो कि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी, तिगुनी कर दी, 4 गुना कर दी, इस तरीके से। तो ये मैं एक जनरल ले लेता हूं कि किसी चालक तार को खींचकर उसकी जो लंबाई है वो n गुना कर दी गई है। तो बताओ अब चालक तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है, किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई कितनी कर दी बच्चों, n गुना। तो ये आपका चालक तार है जिसका, ठीक है, लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट a है, प्रतिरोध r है। मैंने इसे खींचा, और खींचकर बच्चों क्या कर दी, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी हो गई, अब इसकी खींचकर मैंने इसकी लंबाई n गुना कर दी, मतलब मेरी जो नई लंबाई है l डैश, वो नई लंबाई l डैश कितनी हो गई, nl। ठीक है, नई लंबाई एल डैश कितनी हो गई आपकी, एन एल। ठीक है, इस तरीके से। और जो नया अनुप्रस्थ काट है ये कितना हो गया बच्चों आपका, ए डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन ये, एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट ए है, प्रतिरोध आर है, उसे खींचकर उसकी लंबाई कितनी कर दी हमने, एन गुना बढ़ा दी है। तो बताओ उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो अब नई लंबाई क्या हो गई, एन एल, और नया अनुप्रस्थ काट क्या हो गया आपका, ए डैश। ठीक है, तो अब करते इसे। तो अब ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। तो बच्चों अगर मैं ये कहूँगी इसका प्रतिरोध आपका आर डैश है, अब इसका प्रतिरोध कितना आपका, आर डैश। तो ये आर डैश क्या होगा, ये मुझे निकालना है। तो आर डैश क्या होगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर, तो अब मुझे पता कि यहाँ पर आर क्या होगा, आर इक्वल टू होता है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है,
रो एल अपॉन ए। अब देखो जैसे आपको पता है कि जो घनत्व होता है, जो घनत्व चाहे जैसे कॉपर का घनत्व, अगर ये कॉपर का पात्र है तो कॉपर के पात्र का जो घनत्व है, ठीक है, घनत्व, घनत्व को मैं यहाँ, चलो घनत्व को मैं, ये घनत्व है, और घनत्व क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन, m बटे v। यहाँ पर बच्चों मैं आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं घनत्व को d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, d से, ठीक है। तो घनत्व क्या होता है, d m बटे v, ठीक है। अब v बराबर क्या हो गया, m बटे d। तो देखो अब ये पहले ये था, अब इसे खींचा गया है और खींचकर इसको ये बना दिया बच्चों हमने। तो बताओ जो द्रव्यमान इसका वही द्रव्यमान इसका, ऐसे थोड़ी चालक तार को खींच दिया उसका द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान तो नहीं घटेगा। तो ये m की वैल्यू क्या है, नियत कांस्टेंट है, ठीक है। और घनत्व क्या होता है, चाहे वो कॉपर का छोटा सा टुकड़ा लो चाहे कॉपर का बड़ा टुकड़ा लो, घनत्व तो क्या रहता है, एक मेटेरियल के लिए फिक्स है। तो ये भी आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई, डी की वैल्यू क्या आपकी फिक्स है। तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी चीज क्या आपकी कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो जो घनत्व वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर मैं किसी चालक तार को खींचता हूं तो उसका घनत्व क्या रहता है, सॉरी घनत्व कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट तो वी भी क्या हुआ, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा। जो आयतन इसका है वही आयतन इसका होगा, आयतन में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आयतन नियत रहता है। अगर मैं किसी चालक तार को खींचता हूं तो खींचने पर क्या चीज नियत रहती है उसकी, उसका आयतन नियत रहता। तो इसका और इसका आयतन क्या रहेगा बच्चों, नियत रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसका आयतन मैं कह रहा हूं, इसका अनुप्रस्थ काट a1 है, सॉरी a है, और इसका अनुप्रस्थ काट a डैश है, इसकी लंबाई l है, इसकी नई लंबाई l डैश है। आयतन क्या होता है बेलन का, सिलेंडर का आयतन होता है किसी का भी क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो क्षेत्रफल कितनी है इसका a, लंबाई कितनी है l, तो a l, इसका आयतन ये हो गया। अब नया इसका नया आयतन क्या होगा, नया क्षेत्रफल a डैश और नई लंबाई क्या होगी l डैश। तो a l इक्वल क्या होगा, ए डैश एल डैश, क्लियर। तो यहां से बच्चों क्या है आपका ए एल, ए डैश। अब हमारा एल डैश क्या होगा, एल डैश होगा एन गुना, तो एन एल, ठीक है। नई लंबाई कितनी होगी इसकी, नई लंबाई इसकी क्या होगी, एन गुना होगी, तो नई लंबाई कितनी होगी, एन एल। तो बच्चों एल ने एल को मार दिया और ए डैश कितना आ गया अपना, ए डैश आ गया आपका ए बटे एन। तो इसका जो नया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चों, नया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ गया इसका, ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, इसकी ए डैश की वैल्यू आ गई कितनी, ए बटे एन, ठीक है। ये नया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चलो ए डैश की वैल्यू ए बटे एन हो गई, ठीक है। और ये क्या आपका ए है, इसका अनुप्रस्थ काट कितना आपका ए, और इसका कितना हो गया ए डैश, तो ए डैश क्या होगा ए बटे एन, ठीक है। अब देखो तो इसका, अब अगर मैं इसका प्रतिरोध निकालता हूं, इसका प्रतिरोध क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और इसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, आर डैश रो एल डैश अपॉन ए डैश। बोलो होगी या नहीं होगी। तो मुझे पता कि जो आर आर तो है रो एल अपॉन ए, और आर डैश क्या होगा, आर डैश होगा रो, क्योंकि पदार्थ ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का, एक ही पदार्थ को खींचा गया है। तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती। जो प्रतिरोधकता इसकी है वही प्रतिरोधकता इसकी रहेगी, तो प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आर डैश क्या होगा बच्चों, इसका आर डैश होगा रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। ये इसका आर डैश होगा रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो यहां से अगर मैं आर डैश निकालूं तो रो एल डैश क्या होगा, एल डैश क्या, इसकी नई लंबाई कितनी है एन एल, नई लंबाई एन एल है, और इसका नया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है ए बटे एन, ए बटे एन है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, देखो ये क्या आएगा, तो आर डैश कितना आ गया, आर डैश आ गया रो एन एल अपॉन ए, और ये ऊपर चला गया एन। तो कितना आ गया आर डैश, आर डैश कितना आ गया, आर डैश आ गया रो एल अपॉन ए इंटू एन गुना एन, एन स्क्वायर। तो आर डैश कितना आ गया, एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए क्या बोलते हैं बच्चों हम, आर। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर कैपिटल आर। तो इसका जो नया प्रतिरोध होगा आर डैश वो कितना होगा, एन स्क्वायर आर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये हो गया, तो आर डैश। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं किसी चालक तार जिसकी लंबाई एल है,
ठीक है, उसको खींचकर उसकी लंबाई कितनी कर देता हूँ, n गुना बढ़ा देता हूँ। तो n गुना बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ये आप ध्यान रखना। अब जब क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ठीक है, किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी गई है। देखो ये वर्ड जरूरी है, खींचना। अगर ये खींचा नहीं है तो जब अलग है, ठीक है। अगर किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई, या किस इस चालक तार को खींचकर जो भी है उसकी लंबाई कितनी कर दी, दोगुनी कर दी गई है, तो प्रतिरोध कितना होगा नया, दो n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 दूनी 4, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चालक तार को खींचकर लंबाई n गुना कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसी क्वेश्चन बच्चों आपके अनुप्रस्थ काट पे आ जाए, ठीक है, कि किसी चालक तार को खींचकर उसका अनुप्रस्थ काट, जब हम चालक तार को खींचेंगे बच्चों अनुप्रस्थ काट घटेगा बढ़ेगा, तो अनुप्रस्थ काट घटेगा, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट घटेगा। तो आपसे के चालक तार है जिसकी लंबाई l है, इसका अनुप्रस्थ काट a है, इसका प्रतिरोध r है। अब इसे खींचा गया है, और खींचकर इसका अनुप्रस्थ काट कितना कर दिया, n गुना कम कर दिया। देखो ये वर्ड अगर कम वर्ड हो, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें n नीचे है, कम कर दिया गया, ठीक है, n गुना कम कर दिया तो a बटे n होगा, ठीक है। तो अब बताओ नया प्रतिरोध क्या होगा इसका, r डैश। तो अब हमें पता है कि r क्या है, r तो आपका रो l अपॉन a है। अब r डैश क्या हुआ, r डैश आपका रो। अब इसकी नई लंबाई कुछ अलग हो, क्योंकि जब ये मोटाई कम होगी, खींचे जाएंगे तो मोटाई n गुना कम हो रही है, तो लंबाई में कुछ चेंज आएगा। तो l अपॉन ए डैश, एल डैश अपॉन ए डैश, तो मैं कह रहा हूँ इसकी नई लंबाई एल डैश है। अब ए डैश तो मुझे पता कितना, ए बटे एन है, बट मुझे एल डैश नहीं पता। अब मुझे क्या करना, एल डैश निकालना। तो एल डैश कैसे निकालूंगा बच्चों, अब मुझे पता कि जो आयतन है नियत रहता है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी कि आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। तो आयतन अगर नियत है तो हम कहेंगे ए एल इक्वल टू क्या होगा, ए डैश एल डैश। तो ए डैश एल डैश, तो ए डैश क्या होगा बच्चों, ए बाई एन इंटू एल डैश, ठीक है। एल डैश मुझे निकालना है। तो यहां से क्या गया, ए से ए कैंसिल, और एल डैश क्या हो जाएगा बच्चों, एन टाइम्स ऑफ एल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ एल। तो यहां से अब अगर हम देखें ध्यान से, तो आपका नया प्रतिरोध क्या होगा, आर डैश रो एल डैश क्या लिख दिया, एन एल, और ए डैश क्या लिख दिया, ए बाई एन। तो आर डैश कितना होगा, एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए। तो आर डैश भी कितना होगा इस केस में, एन स्क्वायर गुना, मतलब एन, और ध्यान रखना यहाँ पर एन स्क्वायर, एन इसको यहाँ पर एन का मतलब है कम। जैसे आपसे कहा जाए कि अनुप्रस्थ काट, चालक तारों खींच का अनुप्रस्थ काट आधा कर दिया है, तो कितना कम कर दिया, 2 गुना कम कर दिया। तो यहाँ पर आधा मतलब ना 1/2, यहाँ पर एन का मतलब है 2। आधा का मतलब क्या, जितना कम कर दिया है, कितना कम कर दिया, 2 गुना कम कर दिया, 3 गुना कम कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपसे ये कहा जाए, देखो ये तो जब n आप नीचे ले रहे हो तब है, जब आधा कर दिया तो आधा का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगर आपसे कहा जाए 2 गुना कम कर दिया, तो इसका जो नया फॉर्मूला बनेगा वो आप ये याद रख लो, आर डैश इक्वल है आर बाई एन स्क्वायर, एक ये हो जाएगा, ठीक है। ये कब है, जब आर डैश इक्वल क्या होगा, आर बाई एन स्क्वायर, कब होगा ये, जब आपसे कहा जाए आधा कर दिया। तो आधा कर दिया तो इसका मतलब क्या, एन की वैल्यू कितनी है, 1/2। दोगुना कर दिया, दोगुना कर दिया तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ठीक है। आधा कम कर दिया या दोगुना कम कर दिया, दोगुना कम कर दिया, कम के लिए एन की वैल्यू कितनी लेंगे आप, 1/, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी लेंगे आप पे, 2 लेंगे। तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये 2 गुना कम कर दिया इसका मतलब 2 आएगा, 3 गुना कम कर दिया तो 3 आएगा, 4 गुना कम कर दिया 4 आएगा, और ये 4 गुना बढ़ा दिया तो उल्टा हो जाएगा, 1/4। तो इस तरीके से है, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि 2 गुना कम कर दिया एन की वैल्यू 2, और कह दिया आधा कम कर दिया तो भी एन की वैल्यू कितनी है, 2। इस चीज का ध्यान रखना है ना, मतलब कितना कर दिया आप, एक आप तो बस एक ध्यान रखना, जितना कर दिया ए बटे एन क्या है, आप तो ए बटे एन निकाल दिया, 2 गुना कम कर दिया, 2 गुना कम कर दिया मतलब ए बटे 2। अगर आपसे कहे 2 गुना कर दिया, या ऐसे किसी चालक तार को दबाकर उसका अनुप्रस्थ कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे ए के बटे में